कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख और प्रबंधन। किचन गार्डनिंग करके ले ताजी सब्जियों का आनंद। डेयरी व्यवसाय की बात करें तो प्रदेश के बहुत से किसान इस व्यवसाय को अपनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं, लेकिन इस लाभ को बनाए रखने के लिए इनका मौसम के अनुरूप प्रबंधन करना भी जरूरी होता है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है और इस मौसम में गाय भैंसों में कई तरह के रोग होने की संभावना रहती है। तो किसान भाइयों, आपके पशुओं में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए, इसके लिए आप किस प्रकार से करें गाय भैंसों की उचित देखभाल, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के वरिष्ठ पशु वैज्ञानिक डॉक्टर पीपी सिंह। तो इस सीजन में दुधारू पशुओं का अपन प्रबंधन किस प्रकार से करें, इस पर मैं आपको संक्षिप्त में जानकारी दूंगा। देखिए, सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो होती है बरसात में, वो ये रहती है कि बरसात ऋतु प्रारंभ होने के समय ही पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। कि इनके आवास की अगर बात करें तो बरसात में आप लोग जानते ही हैं कि जब पानी बरसता है तो गाँव देहात में अगर अपन किसानों को देखें या उनका देखें तो कई बार हमारे पशु गाय या भैंस जो भी हैं वो खुले में और कच्चे वातावरण में रहते हैं, जिसके कारण कीच वगैरह हो जाती है और उससे हमारे पशु को रोग और बीमारियां होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और यदि आप इस मौसम में भी गाय भैंसों से अच्छा दूध उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो पशुओं को बरसात के प्रभाव से बचाने के लिए आवास प्रबंधन पर ध्यान देना होगा, तभी आपको पशुपालन व्यवसाय से अधिक लाभ मिलेगा। तो इसके लिए अपने को ये करना है कि शेड के अंदर साफ सफाई अच्छे से रखनी है। पानी की बौछार या बूंदें अगर कहीं से आ रही हैं तो उसको कवर करने के लिए हमको इंतजाम करने हैं। और इसके अलावा मुख्य रूप से अपने को ये रखना है कि साफ़ सफाई प्रॉपर तरीके से या विधिवत तरीके से मेंटेन करनी है, जिसके कारण कि अपना पशु और उसका आवास जो है सूखा रहे। आवास को अपने को सूखा रखना। दूसरा, कहीं से भी उसमें पानी की बौछार या पानी का लीकेज नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन सुबह और शाम झाड़ू लगा के उसके जो शेड है उसकी प्रॉपर तरीके से सफाई करनी चाहिए। मान लो कई बार ऐसा होता है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, पानी भी बरस रहा है काफ़ी लंबे समय से, तो ठंड से बचाने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। बरसात जब शुरू हो जाती है तो उस समय टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का एक बड़ा ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो कि बाह्य परजीवी, कीड़े मच्छर और पतंगों के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम समय होता है। तो इस समय तेज़ी से इनकी बढ़वार होती है और ये पशु को हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी पैदा करते हैं। तो इसके लिए अपने को ये करना है, तो या तो आसपास थोड़ा सा धुआं कर दें या राख का छिड़काव कर दें, जिससे कि इससे कुछ हद तक निजात मिल जाती है। किसान भाइयों, पशुपालन व्यवसाय को सफल बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है इनके आहार की व्यवस्था। यदि आपने इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही की तो लाभ की जगह नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसीलिए गाय और भैंसों के आहार प्रबंधन में इन बताई जा रही बातों पर जरूर ध्यान दें। पशु के जो सानी चारा है या दाने का प्रबंधन है वो इस प्रकार से करें कि अपन सुबह 6 बजे तक हर हालत में पशु की सानी वगैरह कर दें, जिससे कि क्या होता है 3-4 घंटे में जब पशु के अंदर भोजन पचता है तो उससे एक गर्मी पैदा होती है, हीट इंक्रीमेंट का इफेक्ट रहता है। तो वो गर्मी को हमें इस प्रकार से मैनेज करना है कि अगर सुबह 6 बजे हम दे देंगे तो 3-4 घंटे बाद 9-10 बजे का समय होगा, तो उस समय वातावरण की गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। यही अगर अपन सानी लेट करेंगे तो क्या होगा, जब भोजन पचने के बाद हीट इंक्रीमेंट इफेक्ट आएगा और उसी समय वातावरण का तापमान भी बहुत ज़्यादा रहेगा,
तो उसकी वजह से पशु को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, दूध उत्पादन में गिरावट आती है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए अपने को दाना पानी और सानी का प्रबंधन इस प्रकार से करना है, सुबह बहुत जल्दी सानी करें और शाम को भी सानी करीब 5 बजे या 5 बजे के बाद ही करें, जिससे कि जब भोजन पचे तो उस समय तक वातावरण का तापमान कम हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अपन पूरा भूसा दे रहे हैं तो उसके बाद भूसे की मात्रा लगभग 70% कर दें, 30% हरे चारे का समावेश करें, उसके बाद में फिर 60% कर दें, उसके बाद फिर तो ग्रेजुअल तरीके से अपने को सूखे चारे से हरे चारे को रिप्लेस करना है। आप लोग जानते हैं कि सूखे चारे को अपन पूरी तरह से 100% नहीं हटा सकते, क्योंकि एक तो चारे की अपने यहाँ कमी है, दूसरी बात क्या है, वैज्ञानिक निष्कर्षों से ये सामने आया है कि हरा चारा, सूखा चारा और दाना मिश्रण तीनों के एक पर्याप्त कॉम्बिनेशन से ही पशु अच्छे दूध उत्पादन देता है। यदि हम इनमें डिस्टरबेंस करेंगे, समय की उपलब्धता के अनुसार यदि चारों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से पशु का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। पशुपालक भाइयों, बरसात के मौसम में गाय और भैंसों में परजीवियों की समस्या तो आती ही है, साथ ही साथ कुछ रोगों के आने की भी संभावना बनी रहती है। तो आप अपने जानवरों को इन बीमारियों से बचाने के लिए सही समय पर टीकाकरण अवश्य करवाएं। बाकी रेगुलर तरीके से अपने को इनका डिवर्मिंग की प्रक्रिया, एक्टोपैरासाइट कंट्रोल के जो मेजर्स हैं या तरीके हैं उनको अपनाना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में आसपास का वातावरण इन बाह्य परजीवी तथा जीवाणु और विषाणु जो हैं बीमारी पैदा करने वाले, इनकी बढ़वार बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का इन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण पशु को डिस्कम्फर्ट होता है। अगर अपन बात करें तो आप देख रहे हैं कि बरसात का सीज़न शुरू हो रहा है। इस सीज़न में पशुओं में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। प्रमुख बीमारियां जैसे गलघोंटू रोग है, इसको हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया अंग्रेजी में कहा जाता है। छोटे पशुओं में ज़्यादा प्रभाव डालती है, बड़े पशुओं में कम प्रभाव डालती है। इसके अलावा ब्लैक क्वार्टर या एक टंगिया बुखार जिसको बोलते हैं, वो बीमारी होती है। तीसरी बीमारी एंटेरोटॉक्सीमिया करके एक बीमारी रहती है। वो बीमारी भी पशु में एक बैक्टीरिया के द्वारा ही पैदा होती है और इसके कारण भी पशु को दस्त वगैरह, बुखार वगैरह, कपकपी आने लगती है। वैसे तो खुरपका मुंहपका बीमारी का होने का समय सर्दी में होता है, लेकिन कई बार इस सीज़न में भी इसके आने के केस देखे जाते हैं। तो अपने को इन प्रकार के रोगों से पशु के बचाव के लिए सिंपल साधारण तरीके से टीकाकरण करवाना चाहिए। टीकाकरण का समय मानसून आने के 1 या 2 हफ्ते पहले अगर अपन करवाएंगे तो इससे हमारे पशु इन बीमारियों से बच जाएंगे। जहाँ तक टीका की बात है, केवल खुरपका मुंहपका बीमारी ऐसी है जिसका टीकाकरण वर्ष में 2 बार करना है। बाकी सभी टीके साल में 1 बार लगवाने हैं और 1 साल के लिए इन रोगों से पशु को हमारे को बचाते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़े हुए कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन सदन में उठा गोबर खरीदी का मुद्दा। विपक्ष ने लगाया घोटाले का आरोप। सरकार ने कहा नहीं हुई गड़बड़ी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भी हंगामा। कल छत्तीसगढ़ आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के प्रमुख नेताओं से करेंगे चर्चा। चुनाव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। विधानसभा चुनाव से पहले जेसीसीजे ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, आज सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। सब्जियां महंगी होने से घर का बजट बिगड़ रहा है, लेकिन यदि आप अपने घर पर ही सब्जियों को उगाएं तो सब्जियों पर हो रहे खर्च से तो बच ही सकते हैं। साथ ही ताजी और रसायन मुक्त सब्जियों को खाने में आनंद ले सकते हैं। आज हम आपको निशाकांत चतुर्वेदी से मिलाने जा रहे हैं, जो किचन गार्डनिंग पर जानकारी दे रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से।
मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जिनसे पुरानी पद्धतियों से जुड़कर लोग बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में हमारे घरों में होता था बेल वाली फसलें, लौकी, टिंडा, तोरई, सेम, ये हम लोग घर की दीवारों पर लगा लेते थे, छप्पर के ऊपर लगा लेते थे, जिससे कि हमें ज़रूरत के हिसाब से हमेशा सब्जियां मिलती थी। इस चीज़ को हमने समय के साथ साथ खो दिया, जबकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर हम आज भी उसी पुरानी पद्धति पे आएँ तो हमें बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। पिछले कोरोना काल में देखने को आया कि आदमी घरों के अंदर बंद होकर रह गया। खाने के लिए सब्जी बाज़ार से आ रही थी और कहीं मिल रही थी तो उसके ज़्यादा पेस्टिसाइड बहुत था। आजकल आदमी घरों में रह के डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो अगर हम घर के अंदर रूफटॉप गार्डनिंग करते हैं, शहरों में या गांव के अंदर आप छोटे सा किचन गार्डन बना के अगर हम सब्जियां लगाते हैं, तो जो सरकार आजकल स्कीम चला रही है कि किस तरह से महंगाई कम की जाए, उस महंगाई को आप अपने स्तर पे भी कम कर सकते हैं। बहुत महंगी महंगी सब्जियां जो बाज़ार में नई आने पर मिलती है, उसको आप अपने लेवल पे अपने घर में लगा सकते हैं। बहुत से लोगों को बागवानी का शौक होता है, लेकिन पेड़ पौधे लगाने के लिए उनके पास पर्याप्त जमीन नहीं होती। ऐसे में उनके लिए किचन गार्डनिंग एक बेहतरीन विकल्प है। किचन गार्डन लगाकर आप ताजे फल सब्जियां तो उगा ही सकते हैं, साथ ही बाजार से जो फल सब्जियां खरीद कर लाते हैं उनके खर्च को भी कम कर सकते हैं। आप अपने घर के आसपास या फिर घर की छत पर किचन गार्डन कम लागत में आसानी से लगा सकते हैं। किचन गार्डन में आप मौसम के अनुसार सब्जियों को जैसे टमाटर, पालक, मूली, गाजर, मिर्च, लौकी, पालक, मेथी, गोभी, बैंगन, हरी पत्तियों के लिए धनिया भी लगा सकते हैं। इन सब्जियों के अलावा फलों में पपीता, केला, नींबू, अमरूद लगाया जा सकता है। किसान के पास इतना सुविधा नहीं होता है कि वो 1-2 एकड़ ज़मीन के ऊपर प्रोटेक्टेड फार्मिंग कर पाए, लेकिन हाँ, आपके पास ये सुविधा है कि आप 4 बेल 2 बेल अपने घर के पास लगा सकते हैं और उसमें आप अपनी फसल को उगा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हर आदमी अगर इस तरह सब्जियां अपने घर में उगाने लगेगा तो आपका मंथली बजट अपने आप कम हो जाएगा। आपको खाने के लिए पेस्टिसाइड के बिना सब्जियां मिलेंगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। और जो आजकल सोसाइटी में लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, वो डिप्रेशन के शिकार नहीं रहेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को उगते हुए देखने से आपको खुशी महसूस होती है। इन सब के अलावा जो हमारी हेल्थ रिलेटेड इलनेस हो गई है, हमें डायबिटीज़ होना शुरू हो गया है, या जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं, तो अगर हम घर में रह के थोड़ा बहुत इस तरह की कृषि क्रियाएं करते हैं, गुड़ाई करते हैं, हाथों को बार बार बेल चढ़ाने के लिए ऊपर उठाते हैं, इसी चीज़ को देखने के लिए छत पर बार बार देखने जाते हैं, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है। किचन गार्डन आपके घर पर ताजे फल और सब्जियों को उगाने का एक शानदार तरीका है। किचन गार्डन में फल सब्जियों को लगाने के बहुत से फायदे हैं। पपीता, केला, नींबू, अमरूद की वृक्ष पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवार के सदस्य किचन गार्डन में आवश्यकता से अधिक शाक सब्जियां पैदा कर आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। घर के चारों ओर खाली भूमि का सदुपयोग कर सकते हैं। मनपसंद की सब्जियों को आसानी से उगा सकते हैं। सब्जियों को खरीदने में जो खर्च हो रहा है उससे बच सकते हैं। सब्जी खरीदने के लिए कहीं पर भी जाना आना नहीं पड़ेगा। घर के व्यर्थ पानी और वेस्टेज का सदुपयोग कर सकते हैं। बाजार से खरीदकर लाई गई शाक सब्जियों की तुलना में घर पर लगाई गई शाक सब्जियां अधिक स्वादिष्ट और रसायन मुक्त होती हैं। इन सभी लाभों को देखते हुए आप भी अपने घर पर शाक सब्जियों को लगा सकते हैं और घर पर तैयार ताजा फल और सब्जियों का आनंद ले सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि देश के हित में, अपने हित में आप किचन गार्डन कीजिए और रूफटॉप गार्डन कीजिए। देखिए, आप अपने बच्चों को जोड़िए, कितना अच्छा लगता है, उनको भी पता चलेगा कि प्रकृति को किस तरह बचाया जाता है। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। का विधायक प्रमोद शर्मा दे सकते हैं इस्तीफा, अमित शाह बीजेपी की दिला सकते हैं सदस्यता।
निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की और बड़ी मुश्किलें, केंद्र सरकार ने कर दिया बर्खास्त। आय से अधिक संपत्ति मामले में राज्य सरकार ने की थी अनुशंसा। रायपुर में बीजेपी युवा मोर्चा का हल्ला बोल, व्यापम का किया घेराव। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने तोड़े बैरिकेड्स, घोटाले का भी आरोप। कवर्धा में जैन समाज का मौन प्रदर्शन, कर्नाटक में हुई जैन संत की हत्या को लेकर रोष, मामले में दोषी पर सख्त कार्रवाई की मांग। पीएम गृह मंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, रायपुर द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों में घने बादल छाए रहने के साथ साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा पश्चिम व दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने की संभावना है। हवा की गति 8 से 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहने की संभावना है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की कतार में बुवाई करने के लिए बीज दर 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। धान की रुपाई वाले कुल क्षेत्र के लगभग 1/10 भाग में नर्सरी तैयार करें। इसके लिए मोटे धान वाली किस्मों की मात्रा 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पतले धान वाली किस्मों के बीज की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। श्री पद्धति से धान की बुवाई के लिए 6 से 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता रहती है। श्री विधि से नर्सरी डालने के लिए 1 मीटर चौड़ी, 10 मीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनाएं। क्यारियों के दोनों ओर सिंचाई वाली नाली बनाना जरूरी होता है। 1 हेक्टेयर धान की रुपाई के लिए 10 क्यारियों की आवश्यकता होती है। सोयाबीन की बुवाई के लिए 65 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बीज को हमेशा कतारों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बुवाई करना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 7 से 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। सोयाबीन और अन्य दलहनी फसलों के बीजों को राइजोबियम कल्चर 5 ग्राम और पीएसबी कल्चर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करने के बाद ही बुवाई करें। मक्का की संकर प्रजातियों का बीज 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है और संकुल किस्मों के बीजों की मात्रा 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखना चाहिए। मक्का की कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मध्यम और देरी से पकने वाली किस्मों के लिए कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर रखना चाहिए। सब्जियों की तैयार पौध का रोपण करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि साग सब्जी लगे खेतों में उचित जल निकास की व्यवस्था करें। पशुओं को गीले और पानी भरे स्थानों पर नहीं चराना चाहिए। पशुशाला की नालियों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पशुओं के लिए साफ और ताजे पानी की व्यवस्था करें। गलघोंटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए मवेशियों में टीकाकरण जरूर कराना चाहिए। 4 माह से अधिक उम्र की बकरियों को पीपीआर रोग से बचाने हेतु टीकाकरण जरूर कराएं।
मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर और दूसरा टीका R2V 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तेंदुखर, जिला सागर के कृषक अनिल कुमार ने। ये मृदा अपरदन को रोकने के उपायों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अनिल कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मिट्टी कृषि का आधार है जो मनुष्य की जरूरतों जैसे खाद्य, ईंधन और पशुओं के लिए चारे की पूर्ति करती है। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी मिट्टी के संरक्षण के प्रति खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते मिट्टी अपनी उर्वरा शक्ति खोती जा रही है। किसान भाइयों, भूमि की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत का हवा या पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना ही मिट्टी का अपरदन है। देश भर में हर साल लगभग 5 मिलियन टन से भी अधिक मिट्टी का अपरदन होता है, जिससे समझा जा सकता है कि यह समस्या कितनी गंभीर है, क्योंकि इससे लाखों एकड़ भूमि खेती की दृष्टि से खराब हो रही है। इस प्रकार उपजाऊ मिट्टी नष्ट होकर नदियों में पहुंच जाती है और गाद जमा होकर पानी का जल स्तर ऊपर आ जाता है, जो आगे चलकर बाढ़ का कारण बनती है। मिट्टी के कटाव के प्रमुख कारण पेड़ों को नष्ट कर देने से जमीन पर हवा और पानी का बहाव तेज हो जाता है। वर्षा होने पर पहाड़ी ढालों पर खेती करने से भी मिट्टी का कटाव शीघ्र होने लगता है। आजकल पेड़ों का जलाना, काटना आम सा हो गया है। यह भी मृदा कटाव का मुख्य कारण है। कई बार अपने राज्य में तेज आंधियां चलती है, जिससे मिट्टी के टीले एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये मृदा कटाव किस प्रकार से हो रहा है, जिससे उपजाऊ भूमि की कमी होती जा रही है। मृदा अपरदन के दुष्परिणाम नदियों के मार्ग में बालू एकत्रित होने से जलधारा का परिवर्तन और कृषि योग्य भूमि का नष्ट होना है। वनस्पति नष्ट होने से इमारती और जलाऊ लकड़ी की समस्या होने के साथ ही वन्य जीवों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। भूस्खलन से खेत, घर, सड़कों का विनाश होता है, जिससे काफी नुकसान होता है। मृदा कटाव को रोकने के उपाय: पेड़ पौधों और वनस्पतियां मिट्टी के अपरदन को कम करती हैं। इनकी जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती हैं और इन्हें बहने से रोकती है। वनस्पति की एक और विशेषता है कि वनस्पति हवा और पानी के वेग को भी रोकती है। इस प्रकार आंधी या बाढ़ का वेग कम हो जाता है। वनस्पतियों की जड़ें जल को सोख कर रखती हैं और तने हवा की गति को रोकते हैं, जिससे मृदा का कटाव कम होता है। मृदा कटाव रोकने के कुछ उपायों को अपनाकर किसान अपरदन को कम कर सकते हैं, जो इस प्रकार है: वृक्षारोपण करना और वृक्षों के समूल नष्ट ना करना, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बांधों का निर्माण करना और विशाल जलाशय बनाना, पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाना और ढाल के आर पार जुताई करना, पशु चराई को नियंत्रित करना, कृषि योग्य भूमि को कम से कम परती छोड़ना, फसलों की अदला बदली करके उगाना, मरुस्थल को नियंत्रित करने के लिए वनों को लगाना, भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरकों का समुचित उपयोग करना। ये कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाकर मृदा अपरदन की इस गंभीर समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है और खेती करके
किसान फसलों से अधिक उत्पादन लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।